मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमारी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है इंडियन पॉलिटी की। इसमें हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है वो सब कवर करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो वहां पे क्या था, राजा का शासन चलता था। उस चीज को हम लोग मोनार्की बोलते हैं। तब मोनार्की सिस्टम चलता था। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, वहां पे एक राजा होता है। राजा का अपना रूल होता है, अपनी एक लिमिट होती है काम करने की। उसमें वो क्या करते हैं, वो लॉ भी खुद ही बनाता है, इम्प्लीमेंट भी खुद ही करता है और डिसॉल्व भी, मतलब डिस्प्यूट भी वो खुद ही कर रहा है। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको वो सॉल्व भी वो खुद ही कर रहा है। उसका खुद का रूल होता था। अगर राजा बहुत अच्छा है, जैसे अकबर जैसा राजा है, तो वो सबकी हेल्प करेगा। बिवेलेंट नेचर का होगा, मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है। तो वो सबकी हेल्प करेगा। बट अगर राजा नहीं अच्छा है, तो वो शोषण करेगा, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन करेगा वो अपनी प्रजा पे। इसमें कोई रूल्स नहीं थे। और ये जो राजा है वो किसी ने चुना नहीं था, चूज नहीं किया हुआ था। जो राजा है वो पीपल बाय बर्थ, बर्थ के अकॉर्डिंग चूज किया हुआ राजा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि किसी के पापा राजा हैं, जब उनके पापा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका बेटा राजा हो जाता है। उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद आगे वाली जनरेशन राजा बन जाती। ऐसे करके राजा चुने जाते थे। अगर राजा खराब है या अच्छा नहीं है, शोषण कर रहा है अपनी प्रजा पे, तो वहां के जो प्रजा थे, यानी कि जो रहने वाले लोग थे, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। क्योंकि वो राजा उन्होंने तो नहीं चुना है, फिर भी उनको उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो करना पड़ता था। और राजा से सब डर के भी रहते थे। और क्या होता था वहां पे, हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी मीन्स क्या होता है, अगर जैसे किसी को राजा को बदलना है तो वो लोग साथ में गए, ठीक है, वहां पे साथ में गए और वहां पे जाके युद्ध किया। अगर वो युद्ध में जीत जाते थे तो वहां के वो राजा हो जाते थे। या तो ऐसे चेंज हो सकते थे या राजा, या तो फिर जब जिसकी डेथ हो जाती थी तो उसके बाद उनके पूरे खानदान के अकॉर्डिंग वो राजा बन जाते थे। जैसे उनके पहले पापा बने, फिर उनके बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे 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 करके राजा बनते थे। पीपल बाय बर्थ, बर्थ के अकॉर्डिंग ही बनते थे। और गरीबों पे क्या करते थे, शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। गरीबों का ध्यान नहीं रखते थे। जो वहां की प्रजा थी उसको ध्यान नहीं देते थे। पहले का सिस्टम ये था, मोनार्की सिस्टम था। उसके बाद कुछ टाइम बाद डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी में क्या हुआ, डेमोक्रेसी को में क्या हुआ, पर्सन ने चुना। डेमोक्रेसी ने पर्सन ने चुना। इन्होंने बोला वह हम चुनेंगे कि हमारे देश का, समाज का कौन ध्यान रखेगा। तो हम डेमोक्रेसी आया। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऑर्गन्स भी यूज हुए। ऑर्गन्स में क्या थे, लॉ थे, लॉ आया, इम्प्लीमेंट हुआ। लॉ था, इम्प्लीमेंट था, जुडिशरी था। लॉ मीन्स कि जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेटिव बोलते हैं। जैसे कि हमारे भारत में पार्लियामेंट ही बोलते हैं, कहीं कहीं पे पार्लियामेंट बोलते हैं, कहीं कहीं पे लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करता है। जुडिशरी कौन है, जो जस्टिस देता है। अब इनके बीच में भी ये जो डेमोक्रेसी जब आई तो उसमें क्या हुआ, वो लोग अपना जो राजा है, राजा अभी बोल सकते हैं हम लोग समझने के लिए, तो वो खुद चुन सकते हैं। वो खुद चुनेंगे तो वो सब देख के चूज करेंगे ना किसी पर्सन को कि हाँ ये ठीक है, ये हमारे समाज का ध्यान रखेगा। इस तरीके से चूज हुआ। फिर जब ऑर्गन्स में काम हुआ तो लॉ में पार्लियामेंट बनाती थी, इम्प्लीमेंट उसको एग्जीक्यूटिव करता था, जुडिशरी में उसको जस्टिस मिलता। बट इन लोगों में भी तो एक लिमिट होनी चाहिए ना, क्योंकि लॉ, अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बन रहा है तो कुछ भी लॉ बन सकता है, कोई भी काम वहां पे हो सकता है। तो ये भी गलत है। उनके पास भी एक लिमिट होनी चाहिए कि पता चले किसी ने चोरी किया तो बस वहीं पे उन्होंने, पुलिस आई और डंडे डंडे मारने लगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इनके पास भी एक लॉ की लिमिट हो गई। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जस्टिस के पास भी एक लिमिट थी। तो लिमिट को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बोला। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारा संविधान, संविधान बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये भी लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। इसके पास भी एक लिमिट होती है गवर्नमेंट के पास, कि ये नहीं कि कुछ भी हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास भी ये रूल नहीं होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें भी अपने आगे जो सीनियर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें भी जाके जवाब देना होता है। तो वो भी अपने मन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। जितना भी ये होता है वो रिटन कम्युनिकेशन में होता है, कि आप रिटन उनको एप्लीकेशन दो, जब वो अप्रूवल होगी तब आप कोई चीज कर सकते हो। ऐसे अपने मन से, उनके पास भी लिमिट है। लिमिट इसलिए लगाई गई कि कोई भी अपने मन का चीज ना कर पाए।
अप्रूवल हो तभी वो कर पाए, वरना पता चले वो इंसान नहीं सही हो। जैसे कि जब मोनार्की सिस्टम था उसमें राजा ही था, अगर राजा अच्छा है तो ठीक है, प्रजा खुश है। अगर राजा नहीं सही है, शोषण कर रहा है यानी कि एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो वहाँ की प्रजा क्या है, सही से नहीं रह पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे एक लिमिट आई। क्वेश्चन बहुत बार आया है गवर्नमेंट एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिट क्यों देनी पड़ी, इसी वजह से देनी पड़ेगी, वरना सब लोग अपने मन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। उन्हें हर एक चीज का जवाब देना होगा, क्योंकि वो किसने चुना है, हम ही लोगों ने उनको चुना है। हम ही लोग वोट देते हैं ना। वोट की एज क्या होती है, 18 ईयर्स होती है। 18 ईयर्स के बाद हम लोग वोट दे सकते हैं, तो हम ही लोगों ने उसको चुना है ना। इसीलिए लिमिट लगाई गई कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। जब आपके पास सीनियर्स का अप्रूवल हो तभी आप कर सकते हैं। अभी आप इतना समझिए, आगे जाके हम लोग डीपली पे जाके इंडियन पॉलिटी समझेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी आप घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट पे आप टाइप कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर। देन उसके बाद क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसके बारे में भी हम अभी डीपली जाके समझेंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। मैं बार बार रिपीट करूंगी कि आपको चीजें बहुत ही ज्यादा याद होती जाए, क्योंकि वीडियो देखते देखते याद होती रहेंगी तो सही रहेगा। उसके बाद में याद करने बैठेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी हमें। ठीक, क्लियर है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके अंदर बनाई गई, संविधान के अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई। उसके दो पॉइंट थे, क्या था, सेक्युलर और स्वविजन। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, नो स्टेट रीजन, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे देश में रीजन्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, सॉरी रीजन बोल दिया मैंने, रिलीजन्स होते हैं, उसमें कोई भी स्टेट नहीं था। सब लोगों को एक ही सम्मान दिया जाता था। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, कि सब लोग इंडिपेंडेंट है। हम लोग इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को हम खुद चुन सकते हैं। 18 ईयर्स के बाद हम लोग इतने कैपेबल होते हैं कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चुन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नवंबर 1949 में थोड़ा बहुत हुआ था, संविधान लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जो बताया गया था वो 26 नवंबर 1949 में थोड़ा बहुत फॉलो हुआ था। बाकी वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। इसीलिए हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लिख लिया गया था। तभी तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा भारत आजाद हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। और 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लिखा गया था। 26 नवंबर 1949 में लिखना शुरू हुआ था, कुछ चीजें लिख भी चुकी थी, और बाकी पूरा कब हुआ था, 1950 में हुआ था, 26 जैन में। इसीलिए हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्लियर है आपको, मैं इसलिए डेट बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद होती चले। अब क्या है, हमारे यूएस के में और इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क है, यूएस और यूके में। यूएस में क्या होता है, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो ही हेड होता है वहां का, और इम्पीचमेंट होता है। वो यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेबल होता है, काफी टाइम तक होता है। और यूके में कौन करता है, पार्लियामेंट चूज करती है। इसको हम लोग डीपली में जाके आगे समझते हैं। यूके में क्या होता है, पार्लियामेंट करती है। यूके में क्या हो रहा होता है, गवर्नमेंट होती है जो पार्लियामेंट के अंदर रहने की एग्जीक्यूटिव हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव के अंदर काम कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, यूके में मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आपके पास मेजोरिटी सपोर्ट है और आप लेजिस्लेटिव में हो और आपको पार्लियामेंट में यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जाना है, तो आप 6 मंथ 6 महीने का टाइम होता है, आप पार्लियामेंट में जा सकते हो। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आपको वहां से भी हटा दिया जाएगा। कितने मंथ का टाइम होता है, 6 मंथ का टाइम होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको चीजें याद होती चले। पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में आप लॉ बनाते हो, एग्जीक्यूट चेक करते हो। पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, चेक करने के लिए होता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5 साल तक होती है। अगर 5 साल के पहले ही उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया है, चेक नहीं मतलब
सही से कोई काम नहीं कर रहे होते, उनका जो मेजॉरिटी सपोर्ट जो हाई होता है वोट के टाइम पे, और 5 साल से पहले ही यानी कि जैसे 3 साल में 2 साल में मेजॉरिटी सपोर्ट गिर जाता है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, वो उनकी गवर्नमेंट हटा भी सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि 5 साल की गवर्नमेंट पहले से ही हटा दें अगर किसी ने मेजॉरिटी सपोर्ट कम हो गया है, कम काम कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं प्रजा पे, लोगों पे, तो वहाँ से वो हटा भी सकते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट पहले जब वोट कराती है तो 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट फिक्स हो गई, उसके बाद भी पार्लियामेंट क्या करती है, चेक करती रहती है। चेक करती रहती है कि जो गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अपने देशवासियों पे, प्रजा पे शोषण तो नहीं कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी होती है कि कोई स्टेबल नहीं है, कभी भी चाहो तो हट सकते हैं। अगर आपने काम नहीं कर रहे हैं आप ढंग से या अपनी प्रजा को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो फिर आप हट भी सकते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करते हैं, चेक भी करते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि कौन चेक करता है गवर्नमेंट को, तो पार्लियामेंट लॉ भी बनाती है और साथ ही साथ वो चेक भी करती चलती है कि अगर 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट अपॉइंट हुई है तो वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है कुछ भी काम करेगी वो, तो वहाँ पे उससे कोई गलती भी करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे जितनी भी अच्छी हो, किसी के लिए कुछ अच्छा होगा, किसी के लिए किसी ने चीज़ ने खराब कर दिया। जैसे मोदी जी ने जब नोटबंदी कराई थी तो किसी-किसी को सही लगा, जिनके पास पैसे कम थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिनके पास काला धन था उन्हें दिक्कत ही हुई, बहुत सारी दिक्कत हुई। फिलहाल हम लोग यहाँ उनके बारे में बात नहीं करते हैं। अपने टॉपिक के बारे में समझते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी गलती करी या किसी को भी लगा लूप होल हुआ या ह्यूमन एरर हुआ, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी गलती किया तो वहां से क्या होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कौन पूछेगा, पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछेगा कौन, जो अपोजिशन पार्टी होगी, जो मेजोरिटी सपोर्ट दे रही थी गवर्नमेंट को और अब जो कर रही है उसको गिराने के लिए सपोर्ट कर रही है वहां पे। तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर गवर्नमेंट है, कोई भी इंसान है, तो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है, कुछ भी बोला, अब मोदी जी ने बोला या किसी भी नेता ने बोला तो वहां पे तुरंत मीडिया होती है, एक बात अगर आपने गलत बोली तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा बना के बोल सकती है। तो गवर्नमेंट को क्या, लीडर्स को क्या, नेता को क्या, हम लोगों को भी हर चीज सोच समझ के बोलनी चाहिए। बोलने से पहले 2 बार तो सोचना ही चाहिए कि हाँ बोले कि ना बोले ये चीज, क्लियर है। तो अपोजिशन कौन करता है पार्लियामेंट में, अब नेता ने कोई गलती करी होती है तब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्लियामेंट जो होती है वो चेक भी करती रहती है हमारे गवर्नमेंट को। ये नहीं कि 5 साल के लिए वो गवर्नमेंट अपॉइंट हो गई है तो बस अपॉइंट है, वो चेक भी करती रहती है, क्लियर है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि याद होते चले। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप देखिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यूएस में बनी, तो यूएस में क्या था, छोटे छोटे स्टेट हैं यूएस में, ठीक है। तो वो स्टेटों को मिला के, 2-3 स्टेट हैं, 2-3 स्टेटों को मिला के वो देश बन गया, 2-3 स्टेटों को मिला के वो देश बन गया। तो इसीलिए जब स्टेट की बात आती है वहां पे यूएसए में, तो वहां पे यूएस में जब स्टेट की बात आती है तो वो खुद ही अपना रूल्स और रेगुलेशन लगा लेते। जब देश की बात आती है तब ओवरऑल होती है। तो यूएस में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, और हमारे इंडिया में क्या है, वहां पे स्टेट का अलग है। और कह रहे ना, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, सेंट्रल पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, केंद्र में मोदी बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में राज्य में ऐसे स्टेट का अलग डिवाइड है और सेंट्रल का अलग डिवाइड है। लेकिन यूएस में क्या है, स्टेट में क्योंकि कुछ स्टेट मिलके बने हुए हैं ना वहां पे, तो स्टेट का अलग रूल है, वो अलग कर दे, इसीलिए वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है यूएसए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों है या है कि नहीं है। तो आप, और हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या था, जब ब्रिटिश था, मतलब अंग्रेजों का शासन था, तो वहां पे क्या था, छोटे छोटे स्टेट्स भी थे, ठीक है ना। जब वो स्टेट थे तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिवाइड कर दिया गया था। 3 टाइप्स की लिस्ट आई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्या हुआ था, जो लिस्ट को डिवाइड किया गया था, तो लिस्ट को हम लोग आइटम बोल सकते हैं। तो ये वाली जो लिस्ट हुई थी, तो इस लिस्ट, सॉरी ये गलत हो गया, इसको हम लोग नेशनल लिस्ट बोलते हैं। ये पार्लियामेंट से एग्जीक्यूट हुई थी, इसको हम लोग यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। ये इसका जो पावर होता है,
यूनियन लिस्ट का ये पार्लियामेंट के पास रहता है। ये वाले आइटम का जो पावर रहता है, इसको जो देख रेख करता है वो स्टेट लिस्ट करती है। कौन करते हैं? स्टेट लिस्ट करती है। इसको हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं, ये स्टेट के अंदर हो रहा होता है। और नेक्स्ट ये होता है जो थर्ड लिस्ट होती है, वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसका पावर सेंट्रल के पास भी रहता है और स्टेट के पास भी रहता है। ये दोनों लोग कॉन्करेंट लिस्ट को कर सकते हैं। हमारे इंडिया में क्या है? सेंट्रल है। सेंट्रल जब हमारे भारत में आई तो वहां पे यूनिटी और इंटीग्रिटी भी थी, तो वहां पे इसी वजह से स्टेट की पावर कम होती है और सेंट्रल की पावर ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम लोग इंडिया को क्यूसी फेडरल भी बोलते हैं और यूएसए को क्या बोलते हैं? ट्रू फेडरल बोलते हैं। यूएसए को क्या बोलते हैं? ट्रू फेडरल बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, यूएसए को ट्रू फेडरल बोलते हैं और इसको हम लोग क्यूसी फेडरल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? स्टेट की पावर कम होती है और यूएसए में क्या था? स्टेट की पावर अलग होती थी, स्टेट की भी हाई पावर होती थी और सेंट्रल की भी। इसमें क्या होता है? स्टेट की पावर कम होती है, सेंट्रल के पास ही पावर होती है। इसीलिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया के जो मेंबर्स हैं वो जाके कहीं और नहीं रह सकते, या जाते भी तो उन्हें वीजा की जरूरत होती है। तो उनका जो आधार कार्ड होता है तो वो यही का होता है। ये नहीं कि वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, वो यहाँ का भी आधार कार्ड बना सकते हैं इंडिया वाले, और कहीं और देश में, बाहर कहीं देश में जा रहे हैं तो वहां का भी आधार कार्ड वो बनवा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे भारत में। इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, वो ऐसा नहीं करता। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा इंडिया? तो हाँ, ये हमारा इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। सेकंड में आ सकता है फेडरलाइजेशन से हमारे इंडिया में? तो हाँ है, क्योंकि वो क्यूसी फेडरेशन है। अगर नाम आ जाए तो ये क्यूसी भी हो जाएगा और ये ट्रू फेडरेशन भी आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो आप देख, बहुत बार रिटन एग्जाम्स में भी आया है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप अकॉर्डिंग टू दैट आप लिख लोगे। फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स। फर्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट। हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट है। फर्स्ट है यूनियन, सेकंड है स्टेट, थर्ड है लोकल। यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट हम किसको बोल रहे हैं? सेंट्रल को। और स्टेट को हम लोग स्टेट बोल रहे हैं। और थर्ड है हमारा लोकल। तो लोकल जो गवर्नमेंट आई वो कब आई? 73rd अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट में आई है। कौन? लोकल गवर्नमेंट आई है। 1992 में आई है जब अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब जो लोकल गवर्नमेंट कैसे होती है, जैसे कि गांव में पंचायत होता है, म्युनिसिपैलिटी होता है, तो वो सब लोकल में आती है। और जो यूनियन में आता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा लेडिस। लेडिस क्या होता है? आर्टिकल 395 में लिखा हुआ था। इसमें 22 पार्ट्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स होते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या बोल रहा है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लस टेरिटरीज, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो यूनियन टेरिटरी से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड शेड्यूल क्या कह रहा है? अलाउनेंस एंड प्रिविलेज एंड इम्यूलेशन। जो हमारे गवर्नमेंट को सैलरी मिल रही है, सबसे पहले तो क्या होता है? वोट होता है। वोट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट चुनी जाती है। नेम ऑफ द स्टेट, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को क्या दिया जाता है? स्टेट दिया जाता है। सबसे पहले वोट होता है, वोट के बाद स्टेट दिया जाता है कि हाँ इस स्टेट के ये गवर्नमेंट है, ये लोग हैं। नेक्स्ट है अलाउंस एंड प्रिविलेज एंड इम्यूलेशन। सैलरी नहीं लिखी है, ये लिखा गया है, ये सैलरी वाली बात होती है। नेक्स्ट क्या होता है? ओथ एंड अफर्मेशन होता है। थर्ड शेड्यूल में क्या किया गया? ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि शपथ दिलाई जाती है। चाहे जितनी भी शपथ दिला दो, जिसको धोखा करना होता है अपने देश के साथ या बेईमानी करनी होती है वो कर ही लेता है। फिलहाल हम लोग ये बातें नहीं करते हैं। हमारा थर्ड शेड्यूल क्या कर रहा है? हमारा थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन कर रहा है, प्रण दिला रहा है कि हाँ कुछ गलत नहीं कर। देन फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। फोर्थ शेड्यूल में कैलकुलेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अभी सिर्फ हम लोग इतना ही समझते हैं, आगे जाके इसको डीपली में कवर करेंगे। अभी आप देख लीजिए कौन सा शेड्यूल क्या कह रहा है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या हो रहा है? एडमिन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। सिक्स में क्या हो रहा है? एडमिन ऑफ ट्रिबल एरियाज ऑफ तमीली की बात हो रही है। सेवेंथ में 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। मैंने आपको अभी भी बताया 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट कौन कौन सी होती है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कौन से शेड्यूल की बात हो रही है? 7th शेड्यूल की ये बात हो रही है। 8th में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। 9th शेड्यूल में एक्ट्स एंड लेजिस्लेटिव दैट डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स
की बात हो रही है। जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था 1957 में। ये मैंने डेट्स भी लिखी हुई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड सिस्टम है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कोई भी चीज लिख रहे हो, कोई भी चीज गवर्नमेंट हमारी कर रही है, तो उसको वहां पे रिटन देना पड़ेगा अपने सीनियर्स को, अपनी गवर्नमेंट को, जो हेड वहां पे बैठे हुए होंगे। तो रिटन। थर्ड क्या है, रिगिड। रिगिड मतलब क्या होता है, हार्ड है, हार्ड। थर्ड है सुपरविसी है। नेक्स्ट है डिवाइडेशन ऑफ द पावर। सबकी पावर डिवाइडेशन है कि सेंट्रल के पास क्या पावर रहेगी, स्टेट के पास क्या पावर रहेगी, और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी। लोकल गवर्नमेंट में क्या है, जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी, तो सबकी जो पावर्स हैं वो डिवाइडेशन रूल के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन। मिनिमम 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल की और स्टेट की। लोकल को काउंट नहीं किया जाता है, लोकल को काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। अगर टोटल पूछा जाए तो 3 होती है, लोकल भी ऐड कर लिया जाता है उसमें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सबको क्या है, इंडिपेंडेंसी है कि जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पढ़ सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि किसी को जाके मारोगे, जाके इतनी भी इंडिपेंडेंसी नहीं कि अगर मारोगे जाके, किसी का खून कर होगा तो जेल में भी चले जाओगे। इंडिपेंडेंट मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कुछ काम कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप कोई बिजनेस कर सकते हो। जैसे लॉ डिफाइंड है कि जैसे आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। तो आप रूल्स फॉलो करके अपने आप से, मतलब जो आप चाहते हो वो कर सकते हो, रूल्स के अंदर रह के इंडिपेंडेंट रह सकते हो आप। ये नहीं कि किसी को मारोगे, जाके मर्डर करोगे, ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए कुछ लाइन है, फेडरल इन द फॉर्म, यूनिटरी इन द स्पिरिट। केसी वेद ने बोला है, ये लाइंस को आप याद रखेंगे। इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो फेडरल है हमारे फॉर्म में, बट यूनिटरी है, क्योंकि ज्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं है कि मार आ नहीं सकते हो आप किसी को जाके। रूल्स के अंदर रह के आप अपने कामों को पूरा कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्टेट डू नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने रूल्स और रेगुलेशन है, इसीलिए वहां पे डुअल सिटीजनशिप होती है, और हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है। नेक्स्ट वही जो मैंने आपको बताया, सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप की बात हो गई है। नेक्स्ट है हमारा, पार्लियामेंट कैन चेंज टेरिटरी रेसिडुअस पावर विद द सेंटर। आर्टिकल 249 में बोला था राज्यसभा कैन ऑथराइज, राज्यसभा के पास भी पावर होती है। 250 क्यों आई थी, नेशनल इमरजेंसी के लिए आई है। 252 किस लिए आई है, इसमें क्या होता है मैंने बता दिया। 252 है तो दो स्टेट से ग्रेटर देन रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 253 में क्या कर रहा है, टू कंपाइल विद द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 356 में प्रेसिडेंट रूल आ रहा है। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंशियल रूल किस आर्टिकल से बोला गया, तो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल आया था। Parliament can give financially orders or can order to reserve money bills। 366 में आया था। फिर ने कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, कुछ हमारे अपॉइंटमेंट्स उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नर है तो सेंट्रल के पास है, फिर स्टेट के पास है। जब जज ऑफ द हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में आया था, आर्टिकल 217 में आया था। जैसे कि AIS ऑफिशियल को कौन से आर्टिकल में आया था, आर्टिकल 312 में आया था। जैसे कि इंडिया सर्विसेज में जो आते हैं, जैसे कि IAS ऑफिसर्स हो गए, IPS हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, DMs हो गए, तो वो सब इंडियन सर्विसेज में आते हैं। क्लियर है। सेंट्रल में क्या होता है, अपॉइंट करते हैं। स्टेट में कंट्रोल रहता है हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन टू द स्टेट। आर्टिकल 256 में आया था, या आपको याद रखना है कौन सा आर्टिकल कहाँ आया था। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। मेजोरिटी हमें बताती है, हमें इसमें मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद हम पार्लियामेंट में जा सकते हैं अगर हमें मेजोरिटी सपोर्ट है तो। मैंने आपको ऊपर बताया अभी तक। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग
लोअर हाउस बोलते हैं। लीडरशिप होता है जैसे कि पीएम और सीएम। नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया जो गवर्नमेंट होती है एग्जीक्यूट कर रही होती है, वही पार्लियामेंट भी होती है। पार्लियामेंट दो टाइप की होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस। लोकसभा में क्या होता है, जो पीपल जो होता है वो डायरेक्ट चुने जाते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, पार्लियामेंट सोविजन एंड जुडिशरी सुपरमेंसी। सिक्स्थ है हमारा इंडिकेटेड एंड इंडिपेंडेंट। सेवेंथ है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। अभी हम लोग इसको जाके डीपली में जाके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। क्लियर है? एट्थ है हमारा डीपीएसपी, इसको हम लोग डीपली में जाके पढ़ेंगे अभी सब कुछ, अभी सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही है। ब्लेंड ऑफ रिकग्निटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। इमरजेंसी प्रोविजंस है। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज है। सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि ये सारे जो है हम लोग डीपली में जाके पढ़ेंगे अपनी वीडियोस में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे ही वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। नेक्स्ट हमारा सोर्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि यूएसए है, तो यूएसए में क्या हो रहा है, जो प्रेसिडेंट है वो वही जो प्रेसिडेंट ही है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड है और सुप्रीम कमांडर है। मैंने आपको बताया वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप्स होती है, सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में होती है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि चीजें याद होती है। फेडरेशन सिस्टम है हमारे, फेडरेशन सिस्टम भी है यूएसए में। प्रीएम्बल है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, रिमूवल ऑफ जजेस है। नेक्स्ट हमारा यूके। यूके में क्या हो रहा है, रूल बाय लॉ है। इसको हम लोग सिर्फ प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पार्ट है। ये वीडियो जो ये फोर्थ प्लेलिस्ट है, इसमें सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ा है और फीचर्स पढ़े हैं। इसको भी जाके डीपली में बहुत सारी वीडियोस आएंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं डालती रहूंगी और आप उसको पढ़ते रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अच्छे से वीडियोस आते रहें, पहले आए तो आपको पता चले। नेक्स्ट कनाडा में क्या है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। थर्ड में पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। जुडिशरी ईरान में भी अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कंकरेंट लिस्ट। मैंने आपको बताया 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि आपको समझ में आए। जर्मनी में क्या हो रहा है, इमरजेंसी। जर्मनी से हमें क्या मिली थी, इमरजेंसी मिली थी। रिपब्लिक हमें कहाँ से मिला था, फ्रांस से हमें रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक मिली थी। अमेंडमेंट कहाँ से मिला था, अफ्रीका से मिला था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें कहाँ से मिली थी, जापान से मिली थी। प्रीएम्बल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालूंगी, आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इंट्रोडक्शन और फीचर्स अच्छे से समझ आए हों। मोनार्की सिस्टम क्या होता है, जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, राजा हुआ करते थे जो शोषण करते थे। क्लियर है ना? तो मोनार्की सिस्टम के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा, फीचर्स देखे हम लोगों ने। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देखते हैं तो आपका गवर्नमेंट एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब इसमें कवर होंगे। इसके बाद अगर आपको कोई बुक रीड करनी है, ये वीडियो देखने के बाद आप लक्ष्मीकांत, एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, आप उसको रीड कर सकते हो। उससे आपको और भी कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। या तो फिर आप इंडियन पॉलिटी के टॉपर्स के नोट्स उठा के पढ़ सकते हैं। पहले आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप नोट्स उठा के पढ़ेंगे, वरना आप पहले नोट्स पढ़ने लगेंगे आपको कोई चीज क्लियर नहीं। तो ये वीडियोस आप देखने के बाद, जब इंडियन पॉलिटी के सारे वीडियोस कवर हो जाए उसके बाद आप किसी टॉपर्स की नोट्स उठा के पढ़िएगा, आपको 110% आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड द वीडियो, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।